चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, जिसमें हम देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन करना है एक्सपेंडिंग करके, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हम पे डिटर्मिनेंट की हमारे फिंगर टिप्स में। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, और जहाँ तक हो सके एग्जांपल लेके देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी आपने देख ली, एग्जांपल लेके ही करी थी। वो क्या थी? वो पहली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज़ इक्वल टू के एन ए डिटर्मिनेंट। पहली तो ये, देयर इज़ नो नीड ऑफ एग्जांपल हेयर, कर लिया हमने। दूसरी देखो, मैं आपसे बोलूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होगा, तो ये देखने वाली बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा? सेम होगा। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो ए हम पे एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, समझना ही तो है ना। 1 2 3 4 ले लो, डिटर्मिनेंट करोगे तो 4 माइनस 3 2 जा 6, कितना? -2 आएगा। अब पहले क्या करो, आप सोचो कि अगर ये मैट्रिक्स होती और अगर इसका ट्रांसपोज करा जाता तो क्या होता? 1 3 ऐसे लिखा जाता और 2 4 ऐसे लिखा जाता। अब ज़रा इसका करो तो कितना आएगा? 4 × 1 कितना? 4, 3 2 कितना? 6, माइनस कितना? -2। तो ये तो सही बैठ गई, पहली वाली थी ही सही। चलो बहुत बढ़िया, ये 2 देख ली। अब एक चीज़ और देखो, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तीसरी प्रॉपर्टी बाद में लिखूँगा, पहले समझो। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे दिखता है 1 2 3 4, ठीक है। इसका आपको बताया भी करा था, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था? -2 आया था। 4 - 6 कितना? -2। अब एक कम करते हैं, हमने एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी थी, तो हम पहली रो को, सिर्फ एक रो को, किसी एक रो में हम कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, के R1 करते हैं। वो के लगभग मान लो 3R1 है, ऐसा मान लिया। तो जो आपकी नई मैट्रिक्स बनी है लेटर से वो B है, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा क्या? तो देखो आप R1 में कर रहे हो चेंज, सिर्फ R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, R2 को तो नहीं कर रहे, तो 3 और 4 ऐसे लिख लो, रख दिया। अब R1 के हर एलिमेंट में 3 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 इधर गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना? 6। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको करोगे तो 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, कितना आएगा? -6। क्या मैं ऐसे मान लूँ -6 3 × -2 है? -6 होता ही है 3 × -2, पर ये 3 अगर मैं के मान लूँ और ये जो -2 है वो ये चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर हम किसी रो में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ एक रो में या एक कॉलम में, 2 में नहीं, तो क्या होगा? जितना भी आपने मल्टीप्लाई करा होगा वो बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन से मल्टीप्लाई होगा। मतलब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिंपल सी बात, B इज़ इक्वल टू के ए डिटर्मिनेंट है, जहाँ पे B क्या है? B इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए। कैसे मॉडिफाई करा कि R1 को कितना लिखा? के R1, और के की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, तो इसलिए वहाँ पे 3A आ गया, ठीक है। हमेशा ही होगा ये, चेक कर लो, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और देखो, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे ना, जैसे ये, इसको क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ वी इंटरचेंज ऑल रोज एंड कॉलम। आई बात समझ में? या द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ़ वी हैव टू डू द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़े तो सही है। ये क्या है कि इफ़ एनी रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर के, देन द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। क्या बोला मैंने? इफ़ एनी रो और कॉलम, एनी वन
इफ़ एनी वन रो और कॉलम इज़ मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर देन होल ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई दैट सेम नंबर। ठीक है, चलिए तीसरी चीज़, चौथी चीज़ देखिए। चौथी चीज़ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं कि थ्योरी लिखें, आप लोग लिख लो, है ना। चौथी चीज़ स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगा। चौथी चीज़ वही मैट्रिक्स ए कितनी है 1 2 3 4। मान लो मैंने क्या करा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहा तो आपको पता है इसका -2 आया था, शाबाश। अब मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या कि R1 इज़ इंटरचेंज टू R2, ये भी हमने पढ़ा था। किसी दो रो को हम इंटरचेंज कर रहे हैं और उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हुई लेटर से वो B है। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये चीज़ मेरी R1 है, ये चीज़ मेरी R2 है, ये ऊपर चले जाए वो नीचे आ जाए, इंटरचेंज मतलब ये है। तो 3 4 ऊपर आ गया, 1 2 नीचे आ गया। जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालो कितना है, तो तुमने बोलना है 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, कितना आ गया 2 आ गया। दोनों के बीच में रिलेशन देख पा रहे हो, B इज़ नेगेटिव ऑफ A या A इज़ नेगेटिव ऑफ B। चलो एक और काम करो, कॉलम 1 को इंटरचेंज कर लो कॉलम 2 से और इस मैट्रिक्स का नाम C बोल लो। C तो फिर एक जैसा लगेगा, D बोल लो, है ना। ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज कर लिया, तो ये जो D ऑब्टेंड हुआ हमें ये कितना होगा। देखिए कॉलम 1 क्या है 1 3 है, कॉलम 2 क्या है 2 4 है, 2 4 आगे आ जाए, यही तो होता है मतलब इंटरचेंज का, और 1 3 पीछे आ जाए। ज़रा इसका निकालो आप, कितना होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 2 जा 6 4 4 × 1 4 होगा, तो 6 - 4 दोबारा 2 आ गया। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट विल रिटेन इट्स वैल्यू बट द साइन चेंजेस, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट विल रिटेन इट्स वैल्यू, वैल्यू वही रहेगी बट द साइन विल चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बट अगर हम सारी रो को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपका ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, तो ये बात थी। चौथी चीज़ हमने ये लिखनी, ये आपको समझ में आ गया। चौथी चीज़ आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम इज़ इंटरचेंज देन न्यू डिटर्मिनेंट इज़ नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मान लो न्यू डिटर्मिनेंट तुम्हारा डेल्टा डैश है और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डेल्टा है, तो जब तुम ये हरकतें करोगे, दो रो दो कॉलम को चेंज करोगे, तो डेल्टा डैश इज़ नथिंग जस्ट नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी ये थी। पांचवी देखो, ठीक है, पांचवी क्या है, मान लो तुम पे एक नई मैट्रिक्स है x, मान लो एक नई मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखना 1 2 1 2 है, 1 2 1 2 है। ठीक है, तो मैं बताया इसका डेल्टा डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, 2 - 2 कितना 0। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से पता चला, ऐसे अगर कॉलम में होता या रो में होता तो तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट कितना आता, 0 आता। क्लियर, शाबाश। एक और चीज़ देखो कि सिंपल सी बात, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, इफ़ एनी टू रोज एंड कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब यहाँ क्या है, एलिमेंट रिस्पेक्टिव रो और कॉलम में सेम हो। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 है। ठीक है, तो एनी 2 1 है। इफ़ एनी टू रोज एंड कॉलम आर आइडेंटिकल देन डेल्टा कितना आएगा, 0 आएगा। दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डेल्टा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए पांचवी प्रॉपर्टी होगी, छठी देखो। छठी देखो, छठी यहाँ लिख लेंगे, पहले एग्जांपल देखो। मान लो तुम पे एक नई मैट्रिक्स है y, वो है 1 2 2 4। ज़रा निकालो इसका, तुम्हें पता है इसका डिटर्मिनेंट जो डेल्टा है, या तुम अगर ऐसे बना दो y डिटर्मिनेंट, वो कितना आएगा खुद बताओ। 4 × 1 कितना 4, 2 2 जा कितना 4, बीच में कितना माइनस, कितना आ गया 0 आ गया। पर मैं बोल रहा हूँ इस y को ध्यान से देखो क्या चीज़ है। ये y कुछ ऐसा है कि 1 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2,
4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब याद करो एक प्रॉपर्टी जो हमने करी थी दूसरी तीसरी, कि हमने किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई करा था के को, ये वही तो है। के यहाँ कितना है 2 है, और 2 को हमने दूसरी रो में क्या करा है मल्टीप्लाई करा है। तो जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तुम इसे बाहर निकालो, अगर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बाहर भी निकाल सकते हो। इसे बाहर निकालो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 बाहर आया, 2 बाहर आ गया, कितना बचा 1 2 और 1 2। अभी तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी 5वीं कि अगर 2 रो सेम हो, R1 इज़ आइडेंटिकल टू R2, R1 और R2 सेम हो तो डेल्टा कितना आता है 0 आता है। तो डिटर्मिनेंट y कितना आएगा 2 इंटू 0, कितने के बराबर 0 के बराबर, क्योंकि 2 रो सेम है इसलिए। तो तुम्हें पता चला एक और चीज़ कि अगर 2 रो प्रोपोर्शनल भी हो, प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि मान लो पहली रो है तुम पे 1 2 3, दूसरी है तुम पे 3 6 और 9। तो देखो ये 3 कैसा आया होगा 1 इंटू 3, ये 6 कैसा आया होगा 2 इंटू 3, ये 9 कैसा आया होगा 3 इंटू 3। मतलब तुमने के स्केलर जो है 3 माना और 3 को मल्टीप्लाई करा दूसरी रो में। अगर वो हट जाए बाहर आ जाए तो ये 1 2 3 बनेगा, ऊपर भी 1 2 3 है, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज़ 0 व्हेन एनी 2 रोज या कॉलम आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब कुछ गुना, और जो गुना है आपका प्रोपोर्शनैलिटी है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा हो, हाफ भी हो सकती है, 1/3 हो सकती है ना। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ 0 व्हेन एनी 2 रोज या कॉलम आर प्रोपोर्शनल। पहला आइडेंटिकल था, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। एक और देखो, छठी देख ली, 7th देखो। अब 7th क्या है, मान लो तुमने क्या करा, तुमने ऐसा लिखा, मान लो ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, चलो ये 3 4 है और ये 1 2 है, ऐसा है। अब ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, इसे a मान लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई में गलती भी होती है। 6 - 4 कितना 2 आ गया, शाबाश। अब एक काम करते हैं, इसे तोड़ते हैं। कैसे, देखो ऐसे तोड़ा, 3 को लिखा 2 + 1, 4 को लिखा 2 + 2, ठीक है, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। अब ध्यान से देखना, आगे वाले जो 2 हैं उनको तो ऐसे लिख दिया, ये चीज़ सेम 1 2 ऐसे, आगे वाले जो 2 थे उनको आगे ही रहने दिया अकेले, और 1 2 ऐसे लिख दिया। और जो पीछे वाले बचे, पीछे वाले क्या बचे 1 2 बचे, पीछे वाले क्या बचे 1 2 बचे, और इस 1 2 को ऐसे लिख दो। समझ में आया, 3 को तोड़ा 2 + 1, 4 को तोड़ा 2 + 2, 2 और 2 आगे लिख दिए, 1 और 2 पीछे लिख दिए। भाई ये चीज़ तो 0 है, इसका डेल्टा तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ ये रो और ये रो एक जैसी हैं। इसको तुम सॉल्व कर लो, 2 2 = 4 और ये 2, 4 - 2 कितना 0, या 2 2, 4 - 2 2 और 2 + 0 कितना 2, ये 2 और ये 2 एक ही 2 हैं। दोबारा देख लो एक बार, क्या यहीं होगा या बहुत जगह होगा, देखते हैं एक और बार देख लो। नए मैट्रिक्स ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ही लेते हैं b। मान लो कुछ है 2 × 2 में ही ले रहे हैं ना, 7 5 3 1 ऐसा है। तुम 7 को तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, मैं तोड़ रहा हूँ 4 + 3 में, 5 को तोड़ लो कैसे भी, 1 + कितने में 4 में, 3 1, आगे वाले एक साथ, आगे वाले एक साथ, तुम 4 + 1 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे वाले एक साथ कितने 4 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ, प्लस पीछे वाले एक साथ 3 4 3 4 3 1 ऐसे लिख दिया। आगे वाले क्या थे 4 1 थे, लिख दिया, 3 4 था लिख दिया, 3 1 कॉमन आएगा दोनों में। अब एक काम करो, इसको भूलो थोड़ी देर के लिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा 7 - 15 कितना -8,
आएगा नहीं आएगा? 7 माइनस 15 कितना? माइनस का 8। इनका निकालो। 4 माइनस 3 कितना? 1। अरे 4 माइनस 3 कितना? 1। और 3 माइनस 12, ठीक है। तो 3 और 1 हो गया 4, और 4 माइनस 12 हो गया कितने का? माइनस का 8। माइनस का 8 और माइनस का 8 क्या है? सेम है, ठीक है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं हर कोई जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ द मैट्रिक्स, सम ऑफ एनी टू मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप तोड़ सकते हो, सेपरेट कर सकते हो एज अ सम ऑफ मैट्रिक्स। सम मतलब प्लस ही सब चीज़ होती है, माइनस इसी के अंदर आता है। कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा वही। तो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू मैट्रिक्सिस या मैट्रिसेस, ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी यह है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ एनी टू मैट्रिसेस, ये भी आपका सही है, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डेल्टा कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस। शाबाश। चलिए आखिरी 2 प्रॉपर्टी देखिए, और बाद में मिलते हैं फिर। मान लो 8वीं प्रॉपर्टी है। 8वीं प्रॉपर्टी क्या है? 8th प्रॉपर्टी ऐसी है, मान लो तुम्हें ए दे रखा, कितना? कुछ भी, 5 7 8 9 कुछ भी दे दिया। चलो इसे थोड़ा इजी बनाते हैं, 5 7 1 2 कर देते हैं, ये फाइनल है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा? 5 2 10, 7 1 7, कितना? 3। 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3 आ गया। अब एक काम करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कुछ वो नहीं करना, तुम एक ऑपरेशन लगाओ, R2 इज़ कुछ भी R2 प्लस 2R1 लगा दो। मान लो नई मैट्रिक्स आ गई B, तो तुम ऑपरेशन क्या लगा रहे हो? R2 प्लस 2R1। किस पे लगा रहे हो? R2 पे। किसकी मदद से? R1 की मदद से। किस पे लगा रहे हो? R2 पे। किस पे नहीं लगा रहे हो? R1 पे। उसे ऐसे लिख दो, 5 7, ठीक है। तुमने ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 2R1, तो ज़रा देखो R2 का करस्पॉन्डिंग कितना है? 1 है, प्लस 2, और इस 1 के करस्पॉन्डिंग R1 में कितना है? 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10, प्लस 1 11 आ गया, ठीक है। दोबारा लगाओ, R2 कितना है? 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई R1 कितना है? 7 है। तो 2 प्लस कितना आया? 14 आया। 14 प्लस 2 कितना आया? 16 आया। यहाँ 16 लिख दिया, ठीक है। शाबाश। अब क्या करना है? अब सिंपल सी बात, इसका डिटर्मिनेंट निकालो ज़रा एक बार, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट आएगा 16 × 5 माइनस 11 7 जा, या 16 5 जा 80 होता है, 11 7 जा 77 होता है, तो 3 आ गया, और यही 3 इसके बराबर है। दोबारा बताऊँ? नहीं आ गया सर, एक और बार समझोगे? ठीक है, यही चीज़ है। R1 को चेंज करो, R1 हो गया, R1 गिव्स R1 प्लस 4R2। तो किसको चेंज कर रहे हो? R1 को। किसकी मदद से? R2 की मदद से। किसको नहीं कर रहे हो? R2 को। तो इसे C मैट्रिक्स तो नहीं, D मान लेते हैं। और D जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या है? आप R1 को चेंज कर रहे हो, R2 को ऐसे लिख दो, 1 2 ऐसे लिख दिया। क्या चेंज कर रहे हो? R1 प्लस 4R2। R1 में कितना है? 5 है, प्लस 4। R2 कितना है? 1 है, 5 प्लस 4 कितना? 9 आ गया। ऐसे R1 देखो 7 है, 7 प्लस 4, R2 कितना है? 2 है, 4 2 जा 8, 8 और 7 कितना आ गया? 15 आ गया। जरा इसका निकालो, 9 2 जा 18, 1 15 जा 15, 18 माइनस 15 कितना? 3 ही है। इसका मतलब यहाँ एलिमेंटरी रो या कॉलम ऑपरेशंस जो हैं, एलिमेंटरी रो या कॉलम ऑपरेशंस जो हैं आर वैलिड, एंड जो डेल्टा न्यू है वो डेल्टा ओल्ड के ही बराबर आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस में वही रहेगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। ये बस अब एक आखिरी देखो, फिर बाय बाय कहते हैं। देखो क्या है,
प्रॉपर्टी पढ़ोगे तभी आएगा एक्सपेंड। मैं लगाते रहूँगा, फिर ये रिकॉल नहीं कराऊँगा कि, या रेफरेंस नहीं दूंगा कि ये वाली लगा रहा हूँ वो वाली। अब देखो एक चीज़, मान लो तुम पे एक मैट्रिक्स है ए, कितनी तुम पे है 1 2 3 4, मान लो ये है, 9th प्रॉपर्टी चलेगी, है ना, 1 2 3 4। तुम्हें पता है इसका एडजॉइंट बहुत आसानी से निकल जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है, इनको फ्लिप करो 4 1, शाबाश, इनके साइन चेंज करो -2 -3। नहीं आए समझ में? क्या बताया था एडजॉइंट में भाई, इनको फ्लिप कर दो 4 ऊपर 1 नीचे, और इनके साइन चेंज कर दो -2 इधर 3 इधर, ठीक है। ये एडजॉइंट होता क्या है याद है? को फैक्टर 11, को फैक्टर 12, को फैक्टर 21, को फैक्टर 22, यही होता है ना, शाबाश। तुम मुझे बताओ को फैक्टर 11 कितना है? 4 है। को फैक्टर 21 कितना है? -2, यही तो होता है ना। को फैक्टर खुद 11 12 ऐसे लिखते हैं, उसका को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट है। तो C11 आपका आया 4, C21 आया -2, C12 आया -3, C22 आया 1, यही आया। अब एक बात मुझे बताओ, A11 कितना है? A11 1 है। अरे एलिमेंट पूछ रहा हूँ, पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट कितना है? 1 है। पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट कितना है? 2 है। दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट कितना है? दूसरी रो पहले कॉलम का 3 है। दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट कितना है? 4 है। मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, A11 C11 A12 C12, ये बताओ। A21 C21 A22 C22 बताओ कितना होगा? तो ज़रा देखो, A11 कितना है? 1 है। और C11 कितना है? 4 है। तो 1 × 4 कितना आएगा? 4 आएगा। ऐसे देखो A12 कितना है? A12 2 है, शाबाश। और C12 कितना है? -3 है। ये C12 -3 है। A12 कितना है? 2 है। कितना आया ये? 2 आ गया, शाबाश। A21 कितना है? A21 है 3, ठीक है। और C21 कितना है? -2 प्लस A22 कितना है? A22 4 है, शाबाश। और C22 कितना है? 1 है, शाबाश। यहाँ से कितना है? -6, यहाँ से कितना आया? +4, कितने का आया? -2, ठीक है। ऐसे तुमने ट्रेंड पकड़े। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है, ये पूछा जाएगा तुमसे ऐसे ना। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हाँ एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, इसमें एक चीज़ और देखना है, ये सारी चीज़ें आ गई। एक चीज़ और देखना, तुमने ये निकाला बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ ये निकालो, A11 लिख दिया। अब तुम्हें पता है A11 यहाँ होता है, A12 यहाँ होता है, A21 यहाँ होता है, A22 यहाँ होता है। तो तुम ये देखो, A11 के नीचे कौन है? A21 है। A11 के नीचे कौन है? A11 पहली रो है और ये वाली दूसरी रो है। तो A11 पहली रो का एलिमेंट है, इसके नीचे कौन है? A21 है। इसका कोफैक्टर लिखो, C21, लिख लिया, शाबाश। रो को ही आगे बढ़ाओ, A12 देखो, और A12 के नीचे कौन है? A22 है। A22 का कोफैक्टर कितना है? C22 है, शाबाश। ऐसे तुम ये करो, A21 है और 21 के ऊपर कौन है? A11 है। A11 का कोफैक्टर कितना हुआ? C11 हुआ। ऐसे तुम देखो, A22 है, तो A22 के ऊपर कौन है? A12 है। A12 का कोफैक्टर कितना हुआ? C12 हुआ। ज़रा इनको भी निकालो, A11, ऐसे तुम्हें पता चलेगा। तो A11 कितना था? मैं भूल गया, 1 2 3 4 ही लिया था ना, तो A11 तो 1 होगा, ठीक है। और A12 कितना होगा? पहली रो दूसरा कॉलम 2 होगा। ऐसे ही A21 कितना होगा? 3 होगा। A22 कितना होगा? 4 होगा। अच्छा, C21 लिखो, कितना है? -2। C22 लिखो, कितना है? 1 है। ये दोनों कट गए, कितना आ गया? 0 आ गया। C11 कितना है? C11 4 है। C12 कितना है? -3 है। तो ये 12 और -12 कितना आया? 0 आया। अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, फिर कुछ एस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है। सीधा रटवा दूंगा, फ़ायदा नहीं, एस्टेब्लिश करते हैं कुछ चीज़।
देखो 9th में ही मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इसे बोल देते हैं 3 4 डिटर्मिनेंट ही ले लो, है ना। चलो मैट्रिक्स ले लो 3 4 -1 और 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम पहले A11 देखो कितना है, 3 है। A12 देखो कितना है, 4 है। A21 देखो कितना है, -1। A22 देखो कितना है, 2 है। ये तुम पे A आ गए, शाबाश। इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट हम बहुत बार देख चुके हैं। इनको फ्लिप, डायगोनल वालों को फ्लिप, 2 3 इधर, इनके साइन चेंज। तो -1 बनेगा +1, 4 बनेगा -4, फ्लिप एंड साइन चेंज, ठीक है। तुम्हें पता है ये C11 होता है, ये वाला होता है C12, 11 12 ऐसे लिखते हो ना। C13 ये रहा, 13 क्यों, C21 होगा ये, और ये होगा C22। C11 11 12 21 22, बहुत बढ़िया। अब एक एस्टेब्लिश दोबारा कर लेते हैं। A11 है, A11 ये रहा, A12 ये रहा, A21 ये रहा, A22 ये रहा। अब तुम ये देखो A11 के नीचे कौन है, A21 है। A21 का कोफैक्टर क्या होगा, C21 होगा। ऐसे तुम देखो A12, एक रो सेलेक्ट कर लेना है ना, और उसके नीचे वाले के कोफैक्टर लेंगे। मर्जी है, पहली रो के हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, दूसरे वाले के कोफैक्टर ले रहे हैं। तो A11 का भाई कौन है, A12 है, और A12 के नीचे कौन है, A22 है। A22 मतलब कोफैक्टर 22 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो कि अगर A21 लें, A22 लें, तो A21 जो है उसके ऊपर कौन है, A11 है। A1 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर होगा C11। ऐसी A22 के ऊपर है A12, A12 का कोफैक्टर होगा C12। जरा करके देखते हैं कि, और कोफैक्टर 21 है -4, तो A11 है 3, कोफैक्टर 21 है -4, -4 × 3 होगा -12, शाबाश। A12 कितना है, A12 है 4, और C22 कितना है 3, 4 3 जा कितना 12, कितना आया 0 आया, शाबाश। ऐसी A21 देखो -1 है, A21 के साथ भाई कौन है, C11, तो 2 × -1 कितना आया, -2 आया। A22 कितना है, 2 है, और C12 कितना है, C12 1 है, तो 2 × 1 कितना आया, 2 आया। ये भी कट के कितना आया, 0 आया। तो अब 4 एग्जाम्पल से प्रूफ होगी कुछ चीज़। क्या है वो, कि जब भी हम क्या करें, प्रोडक्ट बनाएं, पहले तो सम होगा, सम करना है किस चीज़ का, क्योंकि 3 भी आएंगे, A11 C21, A12 C22, और फिर उसके बाद आएगा आप पे A13 और C कितना 23, ऐसे चलता रहेगा। तो ध्यान से देखो, जब भी हम सम करें किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट किस चीज़ का, एलिमेंट एंड द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो समझ लो, जैसे 1 है तो कोफैक्टर लेना है 2 का, 2 से अगर हमें एलिमेंट उठा रहे हैं तो कोफैक्टर लेना है हमें थर्ड मैट्रिक्स का, थर्ड रो का। और अगर हम थर्ड से एलिमेंट उठा रहे हैं